ये उत्तराखंड है, यहाँ के पहाड़ खूबसूरत है, लेकिन जितने खूबसूरत पहाड़ उतनी बड़ी चुनौतियाँ भी यहाँ पर है। गाँव खाली हो रहे हैं और ये युवा पलायन कर रहे हैं। सड़कें अभी भी संघर्ष बनी हुई है और इसी बीच उत्तराखंड सरकार कहती है कि विकास हो रहा है। चकोटिया एयरपोर्ट, मरचूला वेकेशन सड़क, तड़कताल झील और रामनगर बस अड्डा। लेकिन सवाल ये है, क्या ये प्रोजेक्ट जमीन पर है या फिर सिर्फ कागजों और भाषणों में है? आज हम भावनाओं से नहीं, सिर्फ सच्चाई से बात करेंगे। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड संवाद 1966 में। और यह मंच है सवाल पूछने का, जमीनी हकीकत के बारे में जानने का और भविष्य में होने वाले प्रोजेक्टों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का। आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड के मुद्दों को गहराई से समझने वाले जल शक्ति मंत्रालय से रिटायर्ड अधिकारी और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के शुभचिंतक और समाज सेवी श्री कुंवर सिंह रावत जी। मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं उत्तराखंड संवाद। रावत जी, आपका स्वागत है उत्तराखंड संवाद 1966 में। धन्यवाद ओम प्रकाश जी, थैंक यू। रावत जी, सीधा सवाल, चकोटिया एयरपोर्ट की घोषणा वर्ष 2017 में हुई, लेकिन वर्ष 2026 में अभी तक जमीन भी तय नहीं हुई। क्या ये विकास है या फिर सिर्फ उम्मीद है? आप सभी को पुनः नमस्कार। उत्तराखंड संवाद 1966 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमारी वीडियो अलग टाइप की होती है, ये हम कई बार बोलते हैं, इसमें जरा समझने की बात होती है और जरा सा उसको गंभीरता से देखिए, सुनिए और कोशिश हमारी होती है कि हम स्टडी करके इन चीजों को लेके आते हैं। जैसा आपका जो प्रश्न है कि भाई चकोटिया एयरपोर्ट की घोषणा तो 2017 में कर दी गई थी, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई थी उसमें, लेकिन अभी 2026 तक इसमें कोई काम क्यों नहीं हुआ, इसके ये कुछ बहुत सारे कारण। तो लेकिन मैं ये कहता हूँ कि चकोटिया एक एयरपोर्ट नहीं है, एक टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने वाला है, एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, यानी हर तरह से तो जो इकोनॉमिक्स है इसकी यहाँ की, वो उसको हमको देखना पड़ेगा। वो चाहे बॉर्डर एरिया के बारे में, चाहे आप टूरिज्म सेक्टर है, चाहे और भी चीजें हैं इसमें। अब देरी किस बात की होती है, तो जैसे आप टूरिज्म सेक्टर आने वाले टाइम में, जैसे गवर्नमेंट का होता है लैंड एक्वायर करने की बात होती है, बहुत सारी चीजें आती हैं इसमें, नहीं तो गवर्नमेंट उस ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और जैसे ये मिशन एक इतना आसान मिशन भी नहीं है जो कि एयरपोर्ट इसको तुरंत सेटअप हो जाए करके, तो इसमें बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें। जैसे एयर कनेक्टिविटी का जो मामला है, अब ये क्यों इतनी जल्दी नहीं हो पाया, देखिए इसमें पॉलिसी मैटर भी है बहुत सारी। अब हम सिर्फ ध्यान देंगे कि जितना जल्दी ये हो जाए उतनी जगह टूरिज्म सेक्टर काफी बूस्ट होगा इससे। तो उससे हमने कनेक्टिविटी के मामले में जो बद्रीनाथ, केदारनाथ या जो इस टाइप के हैं और जो भी हमारे पवित्र जगह हैं वो कनेक्ट हो जाती हैं, और वैसे भी कंटिन्यू ये बॉर्डर एरिया है उसके लिए एक किस्म से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब ये हुआ क्यों नहीं है, पॉलिसी मैटर क्या है कि इसमें जो डिफेंस मिनिस्ट्री का जो प्लान है वो एक अलग है, वो हमेशा सीक्रेट की ओर रहता है। और दूसरी बात है, एक उड़ान स्कीम है जिसमें कि 100 एयरपोर्ट की श्रेणी में ये आ चुका है जी। तो वो उसमें ये साफ लिखा गया है कि टूरिज्म सेक्टर को, यानी दूसरा जो सेक्टर है जो रोजगार से रिलेटेड है, छोटे छोटे बिजनेस, इसमें काफी चीजें आ सकती हैं। अब कैसे, जैसे इसमें पता चला है कि आने वाले टाइम में एक कार्गो सेक्टर भी डेवलप होगा। कार्गो से मीनिंग है कि सामान का आना और लोड होना, मतलब यहाँ से ले जाना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अब आप कहेंगे कि यार इंपोर्ट एक्सपोर्ट आज तक तो कभी सोचा ही नहीं गया,
तो ये छोटे छोटे रोजगार हैं, चाहे वो हर्बल खेती के बारे में है, चाहे यहाँ पे पानी का जो बिजनेस है, वाटर में प्यूरिफायर जो मैनेजमेंट है, यानी वाटर मैनेजमेंट है, यानी शुद्ध पानी यहाँ से उसको भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। और उसमें जो खाद्यान्न है, जो ऑर्गेनिक खेती हमारी, उसके मामले में चाहे वो आप मिलेट है, चाहे आप अच्छे वाले अनाज जो ऐसे ऑर्गेनिक अनाज हैं, वो भी एक्सपोर्ट हो सकते हैं। और तो इसलिए क्या है, रोजगार छोटी छोटी बिजनेस को काफी अच्छा डेवलप किया जा सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि टूरिज्म सेक्टर का एक अलग बना दिया, दूसरे भी और भी चीजें जो इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी करके। तीसरा इसमें एक है स्ट्रेटेजिक जो मामला है, जो एक तो देखिए बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया चाइना का बॉर्डर पड़ता है, उस पे काफी चीजों का ध्यान रखा गया है। ये मामला इस एयरपोर्ट को बनाने की बात आज से नहीं है, बहुत पुरानी बातें हैं। 1969 से ये बातें चल रही है, चाइना इसको हमेशा कंडम करता रहा है। 340 किलोमीटर, ये हम पहले भी बता चुके, 340 किलोमीटर की दूरी पे चाइना का बॉर्डर आ जाता है। तो तीसरा जो सेक्टर है, फर्स्ट हमने बताया टूरिज्म सेक्टर का, दूसरा रोजगार से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का, तो तीसरा हमने स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, बॉर्डर से जो बॉर्डर का जो एरिया है वो 340 किलोमीटर की दूरी पे है, चाइना बॉर्डर। तो इसका बहुत महत्व है, खासतौर पे हिमालयन रेंज है, एनवायरमेंटल एंगल भी बहुत जरूरी है। तो अब इसमें हम लोग डिस्कस करें तो ये बहुत सारे एयरपोर्ट के बारे में जो आज पूरी तरह फंक्शन नहीं हो पा रहे, ये एक एयरपोर्ट एक नई दिशा की ओर है, एक यूनिक है, अलग तरह का है। तो आने वाले टाइम के लिए ये उत्तराखंड की एक नई समझ लीजिए एक माइलस्टोन कह सकते हैं, मील का पत्थर साबित होगा। तो ये, और दूसरी बात है इन्वायरमेंटल एंगल इसलिए कि ये सारे हिमालयन रेंज में आपको मैं एग्जांपल दूं तो ये यानी समय के अनुसार सिक्किम में एक एयरपोर्ट बनाया है, उसकी शायद इन्वायरमेंटल वो जो परमिशन है वो अब कुछ 1-2 साल पहले ही मिली है, अब वहां से फ्लाइटें स्टार्ट हुई है। तो वो इन्वायरमेंटल एंगल का भी बहुत जरूरी होता है। और जो और अन्य बातें, मतलब ये कि अभी हमने ये चर्चा कर लिया, उसमें जो लैंड एक्वायर करने की बात है, स्टेट गवर्नमेंट का जो इशू है इसमें, वो मेजर इशू है। तो वो इशू अभी तक जो स्टेटस इस एयरपोर्ट का है, इसमें अभी तक उन्होंने एनओसी नहीं दिया है, यानी डिफेंस मिनिस्ट्री और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को, जिन्होंने बनाना ये डिफेंस मिनिस्ट्री ने है। इसमें बजट 2 मिनिस्ट्री हैं, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री उड़ान जो चला रही है, और डिफेंस मिनिस्ट्री जिसका कि ये चाइना बॉर्डर के लिए खासतौर पे इन्होंने रक्षा के लिए जो अपने जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट को उतारना है, सैनिक एयरक्राफ्ट को, और यहाँ से ताकि आसानी से ये मतलब एक ऑल वेदर रोड से भी बहुत एक तगड़ा प्रोजेक्ट है, जबरदस्त प्रोजेक्ट है। तो जिसको कि आज तक चाइना मना करता रहा है हर उस प्लेटफॉर्म पे, उसका नाम लेते ही। तो चौखुटिया नाम इसीलिए बहुत पीछे होता गया कि उन्होंने कहा आज अब ये शायद इसमें कुछ नहीं आएगा। तो इन्वायरमेंटल एंगल है, लैंड का इशू है, ये जो गेंद पाले में राज्य सरकार के है। राज्य सरकार ने अभी लैंड एक्विजिशन बिल भी एक नया पास किया, उसको अमेंड किया है। तो मुझे लग रहा है कि अभी ये जल्दी ही शायद इस ओर राज्य सरकार कदम उठा रही है, और उन्होंने इसका बजट भी रखा है। ये आज से बजट नहीं है, ये माननीय जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी सीएम थे उस टाइम से, तो इस ओर धीरे धीरे चल रहा है। और बहुत सारे इश्यूज हैं, वो शायद इश्यूज जल्दी ही कंप्लीट हो जाएंगे। और जैसे ही ये एनओसी वगैरह सब मिल जाता है, तो इसमें डिफेंस मिनिस्ट्री और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री अपना काम स्टार्ट कर देंगे। अगले 5 साल में आपको एयरपोर्ट मिल सकता है जी। दोस्तों, चकोटिया एयरपोर्ट सिर्फ एक इंफ्रा प्रोजेक्ट नहीं है, यह उत्तराखंड के भविष्य, कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास से सीधा जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो एयरपोर्ट बनने से 3 बड़े बदलाव आ सकते हैं। आज उत्तराखंड में पर्यटन को लेकर अपार संभावनाएं हैं, लेकिन पहुंच मुश्किल है। अगर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी बेहतर होती है तो देश विदेश के पर्यटक सीधे चौखुटिया में आ सकते हैं। जहाँ कनेक्टिविटी बेहतर होती है वहां पर उद्योग, होटल और छोटे छोटे बिजनेस खुद ब खुद आ जाते हैं।
इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और पलायन भी कम हो सकता है। दोस्तों, यह क्षेत्र बॉर्डर के नजदीक है, इसलिए यहाँ पर एयरपोर्ट का सैन्य दृष्टिकोण से भी अधिक महत्व है। लेकिन अब सच्चाई की बात करें तो पिछले कई सालों में इस प्रोजेक्ट की प्रगति बहुत धीमी रही। कारण जमीन चयन में देरी, पर्यावरणीय मंजूरी और प्रशासनिक प्रक्रिया, इन सब कारणों से यह प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। जब जनता बार बार सुनती है कि एयरपोर्ट आएगा लेकिन जमीन पर कुछ नहीं दिखाई देता, तो भरोसा कमजोर होता जाता है। मैं इसलिए कहूंगा कि प्रोजेक्ट जरूरी है, लेकिन अब समय है कि इसे प्राथमिकता देकर जमीन पर उतारा जाए, वरना यह सिर्फ एक घोषणा बनकर रह जाएगी। रावत जी, अब बात करते हैं सड़क की। मरचूला विकेशन रोड, क्या यह कुमाऊं की लाइफलाइन बन सकती है? ओम प्रकाश जी, ये हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है। जो पहला प्रोजेक्ट मैं आपको, आपने एयरपोर्ट का बोला, तो उसमें मेरा एक कहना है कि जो प्रोजेक्ट में जितनी डिले हो चुकी है, अभी जो 100 एयरपोर्ट के जो प्रोजेक्ट नए अनाउंस किए हैं इन्होंने 10 इयर्स के लिए, 2026 से लेके 35 तक के लिए, तो उसमें चकोटिया एयरपोर्ट का नाम है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे एक रिक्वेस्ट रहेगी प्रधानमंत्री जी से कि इसका भी आप शिलान्यास कर सकते हैं। अगले 5 साल में ये पूरी तरह से ओपन हो सकता है, फ्लाई कर सकती है, यहाँ से फ्लाइट है। तो अगला जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में आपने अच्छा पूछा कि ये दूसरा प्रोजेक्ट क्या है। ये है रोड कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट। अब चूंकि हर कोई आदमी, मतलब एक छोटा आदमी भी, वैसे तो पूरे देश का आम नागरिक उड़ान योजना में तो ये अच्छा बताया गया है ये कि भाई एक छोटा आदमी भी उड़ सकता है, वो भी आ सकता है करके। लेकिन अब जो उसमें नहीं आ सकता, तो रोजमर्रा के लिए रोड कनेक्टिविटी का होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए 79 इयर्स के बाद मुझे लग रहा है कि अब इस साल 2026 में एक नई रोड आपको मिलने जा रही है। अब उस रोड का क्यों महत्व है? क्योंकि एक सिग्निफिकेंस है, मतलब ये कि बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है ये। और मैं एक दूसरा शब्द इंग्लिश का, ये माइलस्टोन है, यानी मील का पत्थर। दूसरा प्रोजेक्ट, उन्हीं प्रोजेक्ट की आज हम बात कर रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट में अब देखिए, रामनगर जिम कॉर्बेट से आगे तो करीब दूरी है 35 किलोमीटर की। रामनगर से जिम कॉर्बेट का मरचूला एक जगह है, वहां तक दूरी है 35 किलोमीटर की। और वहां से 35 किलोमीटर या 36 या मान लीजिए 39 किलोमीटर लगा लीजिए, अब 40 किलोमीटर लगा लीजिए, तो दोनों को मिला के अप्रोक्स 70 किलोमीटर, यानी मरचूला से भिक्यासैन की दूरी है करीब करीब 39 किलोमीटर, 36 से 39 किलोमीटर, कुछ अलग अलग बताया गया है। तो ये क्यों है इतनी? अब दूसरा क्या है कि इसके दूरी तो जो रामनगर से भिक्यासैन की दूरी करीब करीब अभी वर्तमान में 98 से 100 किलोमीटर है, कई जगह 110 भी है वाया मानिला होते हुए। लेकिन उसमें पहाड़ चढ़ना पड़ता है। इसमें एक रामगंगा वैली है, उससे कनेक्टिविटी है। अब मरचूला एक हॉट डेस्टिनेशन है, जिम कॉर्बेट का पार्ट है, और ये भिक्यासैन जो है एक बिल्कुल साउथ तहसील है ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की, जो कि आगे चमोली को भी जोड़ेगा, यहाँ से पौड़ी गढ़वाल को भी जोड़ेगा। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और आने वाले टाइम में कह रहे हैं कि कैलकुलेशन इसकी जो बनी थी, जो कि डीएम महोदया उस समय वंदना सिंह मैडम डीएम रही हैं, और चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी मैडम रही हैं, और कुमाऊं कमिश्नर तो अभी दीपक रावत हैं, वो उस समय थे, और सीएम धामी साहब थे। इनकी एक मीटिंग हुई थी बड़ी जबरदस्त। तो उसमें पूरा कैलकुलेशन किया गया था कि 1 घंटे का, यानी मरचूला से भिक्यासैन का रोड और रामनगर से मरचूला रोड 1 घंटे का, तो चाहे किलोमीटर कुछ भी हो, 2 घंटा एटलीस्ट ये माना गया है। तो इससे दूरी, चाहे आप गैरसैंण की या कर्णप्रयाग की, वहां से यानी मरचूला से भिक्यासैन 1 घंटा, भिक्यासैन से कर्णप्रयाग 3 घंटा, तो मान लीजिए यानी 2 घंटा रामनगर से भिक्यासैन 2 घंटा, और भिक्यासैन से कर्णप्रयाग 3 घंटा, यानी 5 घंटे में आप कर्णप्रयाग पहुंचते हैं। तो अब उससे दूरी 90% जो और रोडें बनी है इनकी,
ये इनका ट्रैफिक इसमें आ सकता है, और इसको एक हम बिजनेस रूट के रूप में देखते हैं। तो ये रोड करीब करीब तैयार हो चुकी है। इसमें सिर्फ एक डामरीकरण स्वेलिंग हो चुकी है। इसमें कुछ 5 दिन के लिए ट्रायल भी चला था, धीरे धीरे ये काम चल रहा है। तो इसका मेरी एक रिक्वेस्ट ये रहेगी प्रधानमंत्री जी से कि आप इसका 2 या 4 महीने के अंदर अंदर ये रोड में डामरीकरण वगैरह सब कुछ हो जाता है, तो आप इसका उद्घाटन कर सकते हैं। तो एक डायनेमिक रोड बनेगी, और ये 79 इयर्स फ्रीडम के बाद ये मिलेगी। इस एरिया के लिए बहुत होगी, और खास तौर पे हमारे जो कनेक्टिविटी ये आगे पिथौरागढ़ तक जोड़ रही है, और जो मरचूला से धारचूला का कॉन्सेप्ट भी है। और फिलहाल ये अभी भिक्यासैन होते हुए आपको चमोली गढ़वाल यानी गैरसैंण से लेके चुकुटिया, गैरसैंण और कर्णप्रयाग और बद्रीनाथ, केदारनाथ और वैली ऑफ फ्लावर, हेमकुंड साहिब के लिए शॉर्टेस्ट रूट ये बन सकता है। और आसानी से इसमें चकुटिया एयरपोर्ट भी आएगा, और कई चीजें उसके साथ कनेक्टिविटी बहुत आसानी से बन जाएगी। जी, इस रोड के जुड़ने से, कनेक्टिविटी से हमें 4 धाम की जो यात्रा है वो बहुत सुगम हो जाएगी। और दूसरा, इसमें डेंजर जोन नहीं है। तकरीबन दिल्ली से आप ब्रिज घाट होते हुए यानी मुरादाबाद, काशीपुर, रामनगर, मरचूला, भिक्यासैन, चकुटिया, गैरसैंण और कर्णप्रयाग और बद्रीनाथ, केदारनाथ, यहाँ तक जाने के लिए आपको हार्डली 10 या 12 घंटे मैक्सिमम लगेंगे। यानी कि पूरा एक कैलकुलेशन हो रखा है। तो ये तो हो गया आपकी धार्मिक यात्राओं का। और दूसरी बात है, इसकी कनेक्टिविटी कहाँ पे जोड़ रही है। मैंने सुना है कि एक और 2 जो और प्रोजेक्ट है, मान लीजिए एयरपोर्ट के साथ जुड़ रही है, और दूसरा एक गरुड़ कौसानी, जो कौसानी एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है टूरिज्म सेक्टर का, उसकी ओर जोड़ रही है। और जिम कॉर्बेट से तो ये बहुत अच्छा तरीके से जोड़ रहा है। जिम कॉर्बेट तो एक आसान हो जाएगा। और ट्रैफिक का एक बोलबाला, और भी 2 जो मैं बता दूं आपको बिजनेस पॉइंट है। जो मान लीजिए हर्बल जो खेती होती है, क्योंकि एयरपोर्ट में जाने से हो सकता है कि ये बाद में कार्गो सिस्टम इसमें मिलता है एयरपोर्ट में, तो ये फॉरेन के लिए फ्लाई करेगा। लेकिन हमारे डोमेस्टिक के लिए मान लीजिए दिल्ली कनेक्ट होना है। अब दिल्ली हर चीज यदि एयरपोर्ट से फ्लाई यानी फ्लाइट से जाएगी तो महंगी हो जाएगी। तो अब सरफेस से जाएंगे तो बहुत इजी तरीके से, तो उससे क्या होगा कि हमारे जो हर्बल आइटम्स की डिमांड है, तो चाहे वो आलू है, चाहे आप मिलेट है, चाहे आप पल्सेस दालें हैं, यानी गहत की दाल, या बहुत सारी ऐसी आइटम है, आड़ू, खुमानी, या ऐसे कई चीजें। आजकल काफल है, काफल की चीज, जो काफल यानी उसको ठंडे में ले जाइए तो जल्दी पहुंचता है और स्वादिष्ट होता है। यदि आप उसको गर्मी में ले जाते हैं टाइम लगता है। तो ये इससे क्या होगा कि दिल्ली का ये कनेक्शन बहुत आसान हो जाएगा। दिल्ली का कनेक्शन मैक्सिमम यहाँ से बताने के 5 घंटे में हो जाएगा, हो सकता है और भी कम हो जाए। आज मुझे एक और खबर आपको बता देता हूँ कि अभी इन्होंने दिल्ली से मुरादाबाद, वाराणसी एक नया रूट बनने जा रहा है बुलेट ट्रेन का। तो उसमें बता रहे हैं कि आपको आने वाले टाइम में 350 किलोमीटर की स्पीड से करीब करीब बुलेट ट्रेन दौड़ेगी, जो मुरादाबाद शायद 1 घंटे से पहले ही ले आएगी। तो हमारा यहाँ से कनेक्शन मुरादाबाद के साथ बिल्कुल आसान रहेगा। तो ये एक रोड नहीं है, ये एक आपकी बिजनेस रोड, तो बिजनेस रोड है ही, एक बिजनेस को बूस्ट करती है। मतलब इस एरिया का एक टाइम, जो हम कतूरी डायनेस्टी का टाइम देखते थे, वो टाइमिंग शायद वापस आएगा। तो ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। जी दोस्तों, वास्तव में यह रोड उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि कई क्षेत्रों को एक साथ जोड़ने वाली जीवन रेखा है। यह रामनगर को भिक्यासैंण और चौखुटिया से जोड़ती है, टूरिज्म सर्किट को मजबूती प्रदान करती है, स्थानीय व्यापार को गति देती है। और अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो यह सही है कि इस रोड पर काम हुआ है और कुछ सुधार भी दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है गुणवत्ता। अगर सड़क जल्दबाजी में बनाई गई, अगर निर्माण में मानकों का पालन नहीं हुआ, तो यह 2-3 साल में फिर टूट सकती है, और तब नुकसान दोहरा होगा। सरकारी पैसा बर्बाद होगा, जनता को फिर परेशानी होगी। हमें सिर्फ सड़क नहीं चाहिए, मजबूत, टिकाऊ और ऑल वेदर रोड चाहिए,
तभी यह असली विकास कहलाएगा। रावत जी, अब बात कर लेते हैं ताड़कताल झील की। क्या यह कुमाऊं का टूरिज्म हब बन सकता है? जी हाँ, ये हमारा तीसरा प्रोजेक्ट। तो पहला हमने एयरपोर्ट की बात की, चकोटिया एयरपोर्ट। दूसरा हमने मरचुला भिक्केसेन रोड की बात की, जो कि बिल्कुल रेडी है, उद्घाटन हो सकता है उसका 2 से 4 महीने के अंतर्गत, और चकोटिया एयरपोर्ट का शिलान्यास हो सकता है। ये तीसरा हम प्रोजेक्ट की बात करें, तड़कताल। तड़कताल भी एक डायनेमिक प्रोजेक्ट है। ये आज से नहीं है, काफी करीब करीब 10 साल से 15 साल के बीच में। इसमें तकरीबन जहां तक मुझे नॉलेज है, ये कोरोना पीरियड से पहले और अभी तक कम से कम 5 डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा, इसमें भ्रमण कर चुके हैं, इसका विजिट कर चुके हैं। और हम भी जल शक्ति मंत्रालय में जब थे तो हमने भी एक विजिट किया। तो इसमें काफी संभावना है। और आज इसकी जो दूसरी रिपोर्ट भी सबमिट हो गई है, तो मुझे जो रिस्पेक्टेड बीएस बिष्ट जी, जो इसको तड़कताल झील को वहां की तरफ से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उसके अध्यक्ष हैं समिति के, तो वो लगातार डीएम महोदय और मुख्यमंत्री महोदय से भी बात करते रहते हैं। और साथ में उन्होंने अभी टूरिज्म सेक्टर और एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है, यहाँ का कृषि विभाग और सिंचाई विभाग, इनसे भी बात करके ये वाडिया इंस्टीट्यूट ने दूसरी रिपोर्ट भी सबमिट कर दी है। तो वो भी सुना कि पॉजिटिव रिपोर्ट है। और अब जैसी डीपीआर की कंडीशन इसमें आ जाएगी, तो कंस्ट्रक्शन का कार्य भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। अब इसकी जो मैं आपको बता दूं, ये जो झील है, ओरिजिनल इसमें 2 किलोमीटर की बात चल रही है, लेकिन मैंने इसका जो विजिट किया था, इसमें पूरी क्षमता है कि इसको 2.25 किलोमीटर तक लाया जा सकता है, लंबा चौड़ा किया जा सकता है। और वाइड ये आधा किलोमीटर है। और अभी भी इसमें चूंकि सिल्ट काफी है, वाडिया इंस्टीट्यूट ने भी बोला कि इसमें आने वाले टाइम में सिल्ट को निकाला जाएगा, कुछ सिल्ट रहने देना पड़ता है ताकि उसमें पानी की ताजगी बनी रहे। तो 35 जो फीट है, वो इतना पानी इसमें जमा हो जाता है सिर्फ 1 महीने की बारिश में, 1 महीने 15 दिन की बारिश में 70% झील भर जाती है। और ये झील का इस समय स्टेटस ऐसा है, इस समय ये इसमें अभी फसल कटी है गेहूं की फसल कटने से ये सारा पानी उसमें पहले निकाल देते हैं। तो ये अक्टूबर नवंबर के बाद ये सारा पानी निकल करके फिर एक लेवल हो जाता है उसमें फसल उगने का। और उसके बाद अभी इसमें अब खाली हो गई है, तो इसमें धीरे धीरे बरसात आएगी और इमीडिएटली ये 1 महीने के अंदर 15 जून के बाद बरसात स्टार्ट हो जाती है। तो ये 35 फीट तक इसमें पानी जमा हो जाता है। और यदि इसको गवर्नमेंट ये पूरी झील बनाती है, तो इसमें मुझे लग रहा है कि कम से कम 100 फीट तक पानी जमा हो सकता है। और 99 फीट का जो जमा होने का रिकॉर्ड है अभी तक नैनीताल के पास है, बड़ी झील, और वो ओनली 1.5 किलोमीटर भी नहीं है, 1.45 है। और इसको ये 2 किलोमीटर से लेके 2.75 किलोमीटर तक बन सकते हैं। और वाइड वो भी आधा किलोमीटर है, ये भी आधा किलोमीटर बनेगी, वो आधा किलोमीटर से भी शायद कम है। तो दूसरी बात है, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी चकोटिया से 9 किलोमीटर की दूरी पे है ये। और वहां से एक अभी मुझे पता चला कि कौसानी और बैजनाथ और गरुड़ के लिए एक शॉर्टेस्ट रूट, यानी 36 किलोमीटर का एक रूट चकोटिया से लेके गरुड़ तक, गरुड़ कौसानी तक। तो कौसानी भी एक बहुत नजदीक आ जाएगा उस रूट से। और तीसरी बात एक और बता दूं आपको, जल जीवन मिशन के लिए दोराड़ से लेके और उसके आसपास चकोटिया से लेके ये सारा एरिया, इस एरिया में पानी की जब कमी किस समय हो जाती है, क्योंकि ये जो उपजाऊ जमीन है यहाँ पे चकोटिया से लेके भिक्केसेन के बीच में काफी शहरीकरण भी है। और उस वजह से जल जीवन मिशन का जो एक मिशन तभी पूरा हो सकता है ताकि जब ये एक झील को बनाया जाए। और दूसरी बात एग्रीकल्चर का यानी सिंचाई का, चूंकि ये सारी उपजाऊ जमीन आज से नहीं है, ये कतूरी डायनेस्टी के टाइम से भी बैराट नगरी इसको कहा जाता था। और उसके बाद हमने सुना था ये कि भाई जो हमारे पूर्वज हैं, तो उनसे ये सुना है कि यहाँ पे अंग्रेजों का
एक कैंप लगता था जो कि रेवेन्यू कलेक्ट करता था, यानी उपजाऊ जमीन के लिए। जो आज आप अल्मोड़ा रानीखेत का कहते हो, वहां से नहीं होता था, जितना रेवेन्यू सब ज्यादा यहाँ इसी एरिया से मिलता था। तो एक टाइम आ रहा है, यदि तड़कताल झील बनती है, टूरिज्म सेक्टर का तो हब बनेगा ही, जल जीवन मिशन को भी पूरा करेगा और एग्रीकल्चर लैंड के लिए सिंचाई का भी पूरा करेगा। और टूरिज्म सेक्टर में रामगंगा में जब पानी कम हो जाता है 2 महीने, तो उस समय ये पानी का एक लेवल बनाया जाएगा, जिसमें आगे कुछ कालागढ़ डैम भी है और वो उसमें भी कॉर्बेट नेशनल पार्क है। तो ये सारे इस एरिया के लिए एक जीवनदायिनी या ये भी एक माइलस्टोन प्रोजेक्ट है। तो किसी भी हद तक, और एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी और बहुत सारी कनेक्टिविटी, और सारे जगह से मिड, और दूसरा गैरसैंण का जो एरिया धीरे धीरे आप डेवलप करने की सोच रहे हैं, चौखुटियार गैरसैंण, ये सारा एरिया 72 किलोमीटर के आसपास, यानी गैरसैंण से भिकियासैंण, भिकियासैंण से थलीसैंण, 3 डिस्ट्रिक्ट, अल्मोड़ा का एक पार्ट और चमोली का एक पार्ट और पौड़ी गढ़वाल का एक पार्ट, ये तीनों को मिला करके सेंटर प्लेस, जो कि एक अच्छी सिटी की बनने की बात भी हो सकती है। इसमें ये भी एक माइलस्टोन प्रोजेक्ट है जी। दोस्तों, टूरिज्म प्रोजेक्ट हमेशा स्वागत योग्य होते हैं, लेकिन उनका सफल होना कई चीज़ों पर निर्भर करता है। सिर्फ झील बना देने से टूरिज्म नहीं बढ़ता, वहां तक पहुंचने के लिए अच्छी सड़कें चाहिए, रहने के लिए अच्छे होटल और होम स्टे चाहिए, साफ सफाई और सुरक्षा भी चाहिए। अगर ये सब सुविधाएं नहीं होंगी तो पर्यटक एक बार आएंगे तो जरूर, लेकिन फिर वापस नहीं आएंगे। इसलिए तड़कताल झील का विकास तभी सफल होगा जब इसे एक समग्र योजना के रूप में देखा जाए। रामनगर बस अड्डा, रावत जी, क्या यह छोटा प्रोजेक्ट बड़ा बदलाव ला सकता है? ओम प्रकाश जी, ये बात आपने सही की है। ये एक्चुअली क्या है, ये घोषणा ना बहुत पहले हुई थी, तो मैं तो उत्तराखंड के प्रोग्रेस के बारे में जो जो रिपोर्टें होती थी, अमर उजाला में छपती थी, इंटरनेट के थ्रू मैं देखता था, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, जो भी न्यूज आती थी, तो ये अमर उजाला में शायद बहुत पहले छपा था। तो उन्होंने कहा जी इसकी परमिशन दे दी है, और जिम कॉर्बेट का इंटरनेशनल होना एक बहुत बड़ी डिमांड है कि रामनगर को इंटरनेशनल लेवल पे लाया जाए। वैसे वो है ऑटोमेटिकली, कोई समस्या नहीं है। अब होता क्या था, वहां एक बस अड्डा था, पुराना सा बस अड्डा, उसमें कीचड़ भरा भरा पड़ा रहता था। जब भी बारिश, आपने देखा बरसात में काफी होती है, फिर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। उसके अंदर वो रोडें भी बहुत पुरानी है, क्योंकि इंक्रोचमेंट वगैरह काफी ज्यादा। तो मैं ये देखता, हम कहते थे यार ये बहुत जगह पे इंटरनेशनल लेवल पे जो बस अड्डे बने हैं, दिल्ली का जो आईएसबीटी का जो बस अड्डा बना था, इसमें एसी की सुविधा बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी। तो उस टाइम इसकी घोषणा की गई थी, आज से 5-8 साल पहले की बात हुई है, उससे पहले भी हो सकती है ये। तो हमें भी बड़ी खुशी हुई कि यार हमने क्या देखा, एक ऐसा बस अड्डा मिलेगा। जब पहाड़ से नीचे आते थे हम लोग, तो क्या होता था कि वो नीचे प्लेन में है, तो काफी गर्मी होती थी, एकदम अचानक तो भपके से ऐसे लगते थे और बड़ी अजीब सी स्थिति होती थी। तो वहां पे जब गवर्नमेंट ने कहा कि हम एक ना बस स्टेशन को पोर्ट, आईएसबीटी बस पोर्ट बना रहे हैं, तो पोर्ट का मीनिंग कुछ अलग होता है। तो वही जो महाराणा प्रताप आईएसबीटी कश्मीरी गेट में बनाया है, उसको भी आईएसबीटी बस पोर्ट कहते हैं। तो हम अभी भी देखते हैं उसको, बहुत ही एक जैसे आपको फ्लाइट का अनुभव होता है, जैसे मान लीजिए आप एयरपोर्ट में जा रहे हैं, तो उस टाइप का अनुभव होता है। तो हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब पता चला, जब हम आते थे वहां से, तो हमें पता चला यार बन कहाँ रहा है। तो देखा तो वहां तो वैसी कीचड़ है, वहां वैसी वो है। लेकिन अब पता चला है कि उसमें किसी ने रिपोर्ट दी है। हालांकि मैं बस अपनी गाड़ी से आता हूँ, तो उस समय क्या होता है कि वहां पे जाम की स्थिति होती है। तो जो वहां पे पुलिस वाले होते हैं, वो ट्रैफिक पुलिस वाले रुकने नहीं देते, वो कहते हैं आप आगे जाइए। फिर हम लास्ट में पेट्रोल पंप पे चले जाते हैं। तो अभी भी मैंने इस बार देखा, कोशिश की, जरा ट्रैफिक स्लो था, तो देख करके मैंने देखा कि काफी वो कुछ बन रहा है, और बन रहा है तो अच्छी स्थिति। फिर बाद में फेसबुक के थ्रू भी पता चला, एक कोई लीडर था या इन्होंने, कि वो जो है करीब करीब 80-90% कुछ बन चुका है, और शायद अगले 4 से 6 महीने के अंदर वो 100% बन सकता है। तो ऐसा, तो वो एक बहुत जरूरत है। ऐसा नहीं है कि भाई
आने वाले टाइम में इंटरनेशनल के जो टूरिस्ट आएंगे और भी देखने के लिए, वहां तो इंटरनेशनल टूरिस्ट भरा पड़ा रहता है। वहां पे देखिए अभी ओम बिरला जी आए थे स्पीकर, पहले भी वहां पे प्रेसिडेंट साहब आ चुके हैं और मिनिस्टर बहुत सारे आते हैं। एक अश्विनी चौबे जी आए थे, वो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री संभालते थे, तो उन्होंने कहा रे रामनगर ही शब्द बहुत बढ़िया है, तो इसका जितना भी विकास हो सकता है हमको विकास करना चाहिए। इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए अब धार्मिक टूरिज्म भी आ जाएगा। मान लीजिए 500 गाड़ियां आपकी डेली की आप रुकने की संभावना होगी, तो एनीवे जैसे बनाना होगा इस तरह से। तो इंटरनेशनल स्टाइल का, जैसे आपको मैंने चेन्नई जब रामेश्वरम साइड गया था तो वहां भी रेलवे स्टेशन में आपकी बहुत अच्छी सुविधाएं थी, तो उसी टाइप से यहाँ पे भी एक आभास होगा कि हमको इसी टाइप की सुविधा मिले, जो भी एसी वाली सुविधाएं हैं या इस तरह की जो भी। तो मुझे लग रहा है कि ये भी एक डायनेमिक प्रोजेक्ट है और हम चाहेंगे कि जो हमने अभी तक आपने 3-4 प्रोजेक्ट आपको बताए हैं, इनमें से 2 प्रोजेक्ट यानी तड़कताल झील और जो एयरपोर्ट है, इनका तो शिलान्यास प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं, और बाकी जो और प्रोजेक्ट हैं ये जो पाइपलाइन में चल रहे हैं, जो फिनिशिंग के टच पे पहुंच रहे हैं, ये 4-6 महीने के अंदर इनका आप उद्घाटन कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल रेडी टू मतलब रेडी हो जाएंगे ये, तो ऐसी हमारी उम्मीद है। रावत जी, एक अपडेट आप हमारे दर्शकों को और दें। मेरे ख्याल से धनगढ़ी का जो पुल जो बना है शायद 2017 का प्रोजेक्ट है शायद, तो उसमें जी। लगभग 9 साल तो लग चुके हैं कंप्लीट होने में। आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्या ये प्रोजेक्ट 2026 में कंप्लीट हो जाएगा? और दूसरी बात, सुनने में आया कि रामनगर से मचुला विकेशन होते हुए रामगंगा के किनारे किनारे रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट भी सुनने में आ रहा है कि प्रोजेक्ट बनेगा, और क्या उसका सर्वे हो चुका है? अगर उसका अब कब तक उस पे काम शुरू हो सकता है, कुछ हमारे दर्शकों को बताएंगे उसके बारे में भी? जी, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। आज प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रही है, बड़ी खुशी की बात है। हम तो 6 स्टेटों के प्रोजेक्ट ही संभालते रहे हैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत, और बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे उत्तराखंड के खास तौर पे हमारे इस साइड में एक कनेक्टिविटी बन रही है जो मिडिल पॉइंट है। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा रामनगर का एरिया है, ये कुमाऊं गढ़वाल का मुख्य द्वार यही है। जो ये कहते हैं ना कि दूसरे पार्ट हैं, वो नहीं है, ये सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट यानी गढ़वाल का भी है, कुमाऊं का भी है, दोनों के द्वार है। तो ऐसे आपको, जैसे हल्द्वानी को कहते हैं कुमाऊं का द्वार, और उधर कहते हैं कि हरिद्वार को कहते हैं गढ़वाल का द्वार, लेकिन यहाँ तो दोनों द्वार मिले हुए हैं, दोनों द्वार एक ही जगह से निकलते हैं। तो अब जो पॉइंट आप बता रहे हैं कि धनगढ़ी का, धनगढ़ी से मैं अभी आया था, जिम कॉर्बेट का एरिया पड़ता है, तो उसमें जब मैं 10 दिन पहले जब गया था तो उस समय उस पुल के ऊपर से गया था। उससे पहले, हाँ सॉरी, उससे पहले की बात है, तो 1 महीना करीब हो गया होगा, 1 महीना। जब मैं बाद में जब गया तो उन्होंने उसको बंद कर दिया था, तो हमने उनसे वहां पूछा तो ये क्लेरिफिकेशन था कि भाई इसकी अभी फिनिशिंग, अभी हमने ट्रायल के लिए खोला था, करीब कुछ 1 महीने के लिए खोला होगा, 20 दिन के लिए खोला होगा, तो उन्होंने कहा कि ये अभी फिट हो गया है, इसमें जो खामियां थी वो हमें उजागर हो गई हैं, तो वो एक फिनिशिंग टच करना है। अब उसको उन्होंने फिर बंद कर दिया। वहां पे मैं इस बार आया तो धनगढ़ी गेट के पास में धनगढ़ी का म्यूजियम भी है जो जिम कॉर्बेट का, तो वहीं पे धनगढ़ी वाला पुल और पनोद नाला तो अभी पूरी तरह खुला नहीं था, धनगढ़ी वाला खुल गया था, तो उसके वहां पे एक ट्रक रखा है ताकि लोग ऊपर ना चढ़े दोनों साइड से। तो हमने कहा, हमें हंसी भी आ रही थी यार, मैंने कहा पिछली बार तो हम इसमें ले गए थे, अभी इस बार इन्होंने बंद कर दिया है। तो वो ही क्लेरिफिकेशन है कि पनोद नाले को और धनगढ़ी ब्रिज को दोनों को खोला जाए। और पहले ये जो डिले होते गए, जो आप 9 साल की बात कर रहे हो, इसमें 2 टेंडर बिल्कुल फेल हो गए थे जिनको ठेकेदार को मिले थे, उसमें जिम कॉर्बेट ने ही वो कैंसिल कर दिया था। उसका कारण क्या था कि हाथी कॉरिडोर जो है, हाथी और जो बड़ा जानवर है हाथी है, तो उसकी हाइट से ऊपर हाइट होनी चाहिए थी इस पुल की, तो वो पहले नहीं थी, तो उस कारण से इसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। फिर ये दोबारा से टेंडर हुए हैं, अनिल बलूनी जी ने भी इसमें काफी काम किया है सॉरी, अनिल बलूनी जी माननीय जो MP हैं, उन्होंने अच्छा काम किया, इसमें काफी जोर दिया है।
तो अब ये 56 करोड़ दोबारा से इसको रिवाइज किया गया था। अब 56 करोड़ की लागत से दोनों पुल ऑलमोस्ट 4-6 महीने में रेडी हो जाएंगे। धनगढ़ी तो रेडी है, ये पनोर नाला भी रेडी हो जाएगा। ये भी एक उद्घाटन की राह देख रहे हैं जी। अगली जो प्रोजेक्ट है जिसमें आप रेलवे के प्रोजेक्ट के बारे में सुन रहे हैं, वो बात भी सही है। वो बात आज से नहीं चल रही रेलवे प्रोजेक्ट। मुझे याद है सुरेश प्रभु जो रेल मंत्री थे उस समय एक पॉइंट उठा था और बहुत पहले से बातें चल रही थी कि ये चौखुटिया तक अप्रूव कर दिया गया, लेकिन अब वो चौखुटिया से बढ़ा करके गैरसैंण किया गया था। गैरसैंण से बढ़ा के भी उसको कर्णप्रयाग तक कर दिया है। अब एक रेलवे का सर्किट बनाने की बात हुई है। तो सुरेश प्रभु जी के टाइम में एक बात हुई थी, 1500 करोड़ का इसका बजट चौखुटिया तक बना था। तो उन्होंने बोला था कि इसका पैसा वापस नहीं आएगा। अब क्या हुआ है कि बात दोबारा से नए सिरे से किया है। उन्होंने कहा यार इस एरिया से बिना सुरंग बनाए, यानी कम सुरंग बनाए, यानी 1 या 2 सुरंग बना के, तो ये कम पैसे में सीधा हम कर्णप्रयाग तक इसको जोड़ सकते हैं। और हो सकता है कि वहां जैसे 14-15 डेंजर जोन है, मतलब ऋषिकेश से लेके कर्णप्रयाग के बीच में, तो यहाँ पे डेंजर जोन नहीं है, रोड में भी नहीं है। और आपको यदि आप 1-2 सुरंग बनाते हैं तो उसमें भी आपको कोई डेंजर जोन नजर नहीं आएगा। मीनिंग है कि कोई टनल्स का ज्यादा इसमें कुछ काम नहीं है, एलिवेटेड ज्यादा है। तो जैसे आपने दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे बनाया, इसी टाइप का इसमें भी एक्सप्रेसवे टाइप के, उसी टाइप के ट्रेन का भी ट्रैक बन सकता है बहुत इजी वे में। तो इसका जो कैलकुलेशन जो किया गया था वो किया गया था करीब 12,500 करोड़ का, और जबकि वहां पे अभी करीब 25,000 करोड़ रुपए ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन में खर्च हो चुका है। और अभी वो शायद सुना है कि 40,000 से 50,000 करोड़ के बीच में जा सकता है, यानी टोटल कॉस्ट उसकी। तो उसमें 2-3 टनलें भी बन रही हैं। इसमें इतनी टनल बनाने की जरूरत नहीं है, 1 या 2 टनल, छोटी छोटी टनल बन सकती है, ज्यादा बड़ी भी नहीं, कोई 5 किलोमीटर की, कोई 8-10 किलोमीटर की। वहां सबसे ज्यादा बड़ी टनल 14 किलोमीटर की बन रही है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन में। अब पता चला कि उसका जो बजट कंप्लीट होते ही इसमें बजट मिलने की। अब सवाल ये हो रहा है कि ये चर्चा क्यों हुई है। अभी निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया था मार्च में, फरवरी मार्च में, तो वो बजट में इन्होंने 4,000 कुछ करोड़ रुपए का जो फंडिंग इससे अलावा भी जो और प्रोजेक्ट है उनके लिए कुछ नई रेलवे लाइन बिछाने की जो बात की है, उसमें ये जो यानी रामनगर से मोहान, मोहान से मरचुला, मरचुला से भिक्यासैन, भिक्यासैन से चौखुटिया, चौखुटिया से आगे गैरसैंण होते हुए सिमली कर्णप्रयाग तक जो सुरंग से जाएगा वहां से, यानी चौखुटिया से सिमली कर्णप्रयाग तक सुरंग के थ्रू जाएगा। इतना जो पोर्शन है बस, बाकी ये एलिवेटेड से काफी कुछ जा सकता है। तो एक हो सकता है कि मोहान और मरचुला के बीच में एक छोटी सुरंग बने 2 किलोमीटर की, लेकिन तकरीबन ये एलिवेटेड रोड से कंप्लीट हो सकता है। और इसको एक बजट सर्वे के लिए बजट मिल चुका है, तो इसका एक सर्वे होना है। तो हम ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी इसका सर्वे का भी शिलान्यास कर सकते हैं, यानी एक औपचारिक घोषणा कर सकते हैं कि ये इसका ये भी हो रहा है। अब प्रोजेक्ट हमने जो चर्चा की है, काफी चर्चा, मतलब ये 5-6 प्रोजेक्ट हो गए। तो पहला प्रोजेक्ट आपको जैसे एयरपोर्ट का हमने माना, दूसरा आपको मरचुला भिक्यासैन रोड का माना, तीसरा तड़कताल झील का माना, और चौथा आईएसबीटी जो बस पोर्ट रामनगर में बन रहा है उसका है, और पांचवा ये धनगढ़ी और पनोर नाले का है, और छठा जो रामनगर से कर्णप्रयाग तक वाया मरचुला भिक्यासैन चौखुटिया, इसका जो सर्वे का स्टार्ट दोबारा से हो रहा है। तो एक रिंग रेलवे बनने की बात हो रही है। ये सारे प्रोजेक्ट किसी का शिलान्यास हो सकता है, 3 प्रोजेक्ट का तो शिलान्यास हो सकता है, और 2 प्रोजेक्ट का उद्घाटन हो सकता है, 2 या 3 का उद्घाटन हो सकता है, 2 का शिलान्यास हो सकता है, और 1 की औपचारिक घोषणा की जा सकती है। ये प्रधानमंत्री जी का इस ओर यदि विजिट होता है तो ये काफी चीजें एक पाइपलाइन में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये इस एरिया के लिए एक डायनेमिक, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, माइलस्टोन साबित होंगे, मील का पत्थर साबित होंगे, ये मेरा कहना है जी। दोस्तों, यह छोटा दिखने वाला प्रोजेक्ट है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है।
रामनगर, कुमाऊं और गढ़वाल का प्रवेश द्वार है और जिम कार्बेट के कारण यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। अगर यहाँ एक आधुनिक बस अड्डा बनता है तो यातायात सुगम होगा, पर्यटकों को सुविधा भी मिलेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह सरकार की कार्यक्षमता का टेस्ट है। अगर ये प्रोजेक्ट समय पर पूरा हुआ तो जनता का भरोसा बढ़ेगा, अगर नहीं हुआ तो फिर वही सवाल उठेंगे, घोषणा बनाम हकीकत। कुमाऊं मंडल में विकास की शुरुआत हुई है, लेकिन यह अभी अधूरा है। सड़कें बन रही हैं, प्रोजेक्ट घोषित हो रहे हैं, लेकिन असली सवाल है, क्या ये समय पर पूरे होंगे? क्या ये सभी टिकाऊ होंगे? और सबसे बड़ी बात, क्या इससे पलायन रुकेगा? क्योंकि जब तक रोजगार नहीं होगा, तब तक विकास अधूरा रहेगा। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है, तो कमेंट में लिखें, हम जो बातें कह रहे हैं सही है या गलत। अगली वीडियो में हम बताएंगे चकोटिया एयरपोर्ट क्यों रुका। हमारे मेहमान कुंवर सिंह रावत जी का धन्यवाद और आप सभी दर्शकों का भी दिल से आभार। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।